डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। आज पढ़ेंगे ओम का नियम चैप्टर नंबर 5 और ये चीज़ पहले भी अपन पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। तो आइए शुरू करते हैं ओम का नियम। देखो क्या है, क्या दे दिया अपने को, कोई भी एक चालक तार और उस चालक तार को किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से, और बैटरी का विभवांतर कितना है V और तार में प्रवाहित धारा कितनी है I। अब देखो यहाँ पे ओम का नियम क्या है लिखा हुआ है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और दाब, यानी एक तो उसकी डायमेंशन, दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, अगर ये चीज़ नियत है, तो उस तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उस तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। कि जितना विभवांतर आप इस पर आरोपित करोगे वो इस तार में जो धारा, जितनी करंट प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होगा। यानी ये चीज़ अपन लिखते हैं V समानुपाती I। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करें अपन। यहां अगर V समानुपाती I की मैं बात करूं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विद्युत विभव का मान निर्भर कर रहा है किस बात पे, धारा पे। कि अगर आप धारा को चेंज करोगे तो V चेंज होगा, ये कह रहा है। अब अगर यहां पर हम देखें कि V का मान I पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज और लिख रहा हूं मैं कि I डिपेंड कर रहा है V पर। हालांकि दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का मतलब है, यहां इसका मतलब है कि V निर्भर करेगा I पर, कि I को बदलोगे तो V बदलेगा। इसका मतलब है कि V को बदलोगे तो I बदलेगा। थोड़ा सा ज्यादा शूट ये करता है, कैसे, क्योंकि यहां पर अगर V को चेंज करेंगे तो V को कैसे बदलोगे आप, बैटरी का विभवांतर, जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी आप आरोपित करोगे, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो इस चीज को चेंज करना आसान है, V को बदलना आसान है, और अगर जब V को बदलेंगे तो I ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि I को बदलेंगे तो V चेंज, I कैसे चेंज करेंगे हम, अगर ये सारी चीजें हम कांस्टेंट रखें और फिर हम I को चेंज करना चाहें तो I को चेंज करने का हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। हालांकि हमारी बुक्स में यही लिखा हुआ है, आज तक भी हमने यही पढ़ा है V समानुपाती I, लेकिन जब हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे तो ओम का नियम है वो इसको माना गया है कि I डिपेंड करता है V पर, विद्युत धारा निर्भर करता है उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर पर। चलो अभी के लिए हम यही देखें कि V समानुपाती I। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है R। V इज इक्वल्स टू आई आर, यह है ओम का नियम। और जहां R जो है, R को बोलते हैं उस चालक तार का प्रतिरोध, ये हो गया चालक तार का प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या हो गया कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और दाब यदि नियत हैं तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। प्रतिरोध के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार फॉर्मूला देखें कि प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया, V अपॉन I। अभी इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यह हो गया प्रतिरोध, किसी चालक तार में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चलो अब एक बार सबसे पहले तो दो ग्राफ डिस्कस कर लें कि अगर V और I के बीच में यदि हमसे ग्राफ पूछा जाए तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो V तथा I में वक्र, तो ग्राफ देखो बच्चों अपने को किस तरीके से बनाना है, किस किस के बीच में, V और I के बीच में। चलो ये लिया हमने दो एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष। अब यहां पर मैं ले ही लेता हूं, सबसे पहले x अक्ष पर मैं ले लेता हूं धारा को I को, और यहां y अक्ष पर मैं ले लेता हूं विद्युत विभवांतर को V को। और जैसा कि समीकरण कह रहा है कि V समानुपाती I है, तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल समानुपाती का, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से। और V जो है वो किसके समानुपाती हो गया, I के। अब यदि मेरे को इस वक्र का ढाल निकालना है तो ढाल देखो कैसे मिलेगा, एक वैल्यू तो मैं धारा की ये ले लेता हूं, इस समय धारा कितनी है I1, और उसी समय विभवांतर कितना हो गया बच्चों, V1। फिर एक धारा की वैल्यू मैं यहां ले लेता हूं दूसरी I2, और उस समय विभवांतर कितना हो गया, V2। क्लियर, इस ग्राफ का ढाल निकाल रहे हैं। अब जब ढाल निकालेंगे तो देखो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, दिख रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना है, थीटा,
तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। किसी भी वक्र का ढाल जिसको हम स्लोप बोलते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो हमेशा बच्चों बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। किसी भी वक्र का ढाल हमेशा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, उसकी स्पर्श जाके समान होता है। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये कितना है, I2, ये कितना है, I1, तो फिर ये कितना बच गया, धारा में परिवर्तन डेल्टा I, और किसके बराबर हो गया, I2 माइनस I1 के। यहां देखो ये कितना है, V2, ये कितना है, V1, तो ये बीच वाला कितना बच गया, V2 माइनस V1, यहां से लेके यहां तक ये बच गया डेल्टा V, यानी V2 माइनस V1। किसी भी वक्र का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x अक्ष और y अक्ष के लिए बात करूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह क्या है, i2 माइनस i1। तो फिर इस वक्र का ढाल m कितना आ गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, विभव में परिवर्तन बटा धारा में परिवर्तन, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। अब देखो बच्चों v अपॉन i किसके बराबर था, r के, इसका मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा i क्या हो गया, ये r हो गया। तो अगर हमें कर्व इस तरीके से दे दिया जाए कि उसमें धारा को रखा जाए x अक्ष पे और विद्युत विभव को रखा जाए y अक्ष पे, तो उस वक्र का ढाल यानी टेन थीटा किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। आपको तो बस उसका टेन थीटा निकाल लेना है, जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वही किसके इक्वल हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ये तो था पहला कर्व। अब सेकंड वाले कर्व में थोड़ा सा डेटा है वो मैं चेंज कर देता हूँ। डेटा अब क्या कर दिया हमने कि अब v को हमने कहाँ ले लिया, x अक्ष पर, और i को हमने कहाँ ले लिया, y अक्ष पे। कर्व कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, भाई है तो समानुपाती, तो ग्राफ तो ऐसे ही आना है। वैल्यू देख लें, ये एक वैल्यू हो गई v1, ये दूसरी वैल्यू हो गई v2। इस समय धारा कितनी है, i1, और इस समय धारा कितनी है, i2। देन यहां से लेकर ये बन गया समकोण त्रिभुज, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, डेल्टा v कितना, v2 माइनस v1, और इस बार लंब क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा i2 माइनस i1। हमें तो वही स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए तो m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा आधार। लंब है इस बार डेल्टा i और आधार कितना है, डेल्टा v। डेल्टा i अपॉन डेल्टा v क्या बन गया, r का उल्टा 1 बटा r, तो ये हो गया बच्चों 1 अपॉन r। तो ऐसी सिचुएशन में 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो फिर प्रतिरोध r इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। प्रतिरोध r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। कब, जब v को x अक्ष पे लिया जाए और i को y अक्ष पे लिया जाए। तो इस प्रकार से ये तो थे इनके बीच में कर्व। फिर बात करते हैं अब ये आया कहां से, ओम का जो नियम है वो व्युत्पन्न कहां से होता है, कहां से आता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति कि ओम का नियम कहां से आया, उसका व्यंजक अपने को निकालना है। तो कहां से आया ओम का नियम, देखो इससे पिछली वाली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक डेरिवेशन हमने पढ़ा था, और वो डेरिवेशन ये था कि विद्युत धारा I तथा अपवहन वेग Vd में संबंध। तो I और Vd में संबंध हमने बच्चों वहां पर पढ़ा था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू NeAVd। यही था। स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्षेत्रफल, और Vd अपवहन वेग या अनुगमन वेग। वहां हमने फॉर्मूला निकाला था अपवहन वेग का, और अपवहन वेग का फॉर्मूला Vd इज इक्वल, इसको तो रट्टी लो, E अपॉन m इंटू टाउ। Vd इज इक्वल्स टू E कैपिटल E बटा m इंटू टाउ। और विद्युत विभवांतर के पदों में यदि मैं इसको लिखूं तो EV अपॉन ml इंटू टाउ,
ये क्या हो गया, अपवहन वेग का फॉर्मूला। इस Vd का मान मैं ले जाके यहां रख दूं तो फिर विद्युत धारा I बराबर NE और Vd की जगह क्या आ गया, EV अपॉन ml इंटू टाउ। कैपिटल V है, ये विभवांतर है। सोल्व कर लें तो I बराबर क्या हो गया यहाँ पे, NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ml और साथ में बच्चों क्या है, V। क्लियर। अब देखो यहां से ये भी तो लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 कांस्टेंट होता है। L को छोड़ दो एक बार। स्मॉल n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट। E 1.6 गुणा 10 की घात -19 कांस्टेंट। टाउ औसत विश्रांति काल कांस्टेंट। बाकी बच गई दो चीजें, L और A। और ओम के नियम में मैंने आपको क्या बताया, यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ओम का नियम केवल और केवल तभी लागू हो सकता है जब उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यदि नियत होती हैं। तो यदि चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी नियत हो, अगर ये भी नियत हो तो फिर बच्चों यहां से ये जो पूरी वैल्यू है ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये ब्रैकेट वाली चीज यदि नियत हो गई, अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो फिर यहां से देखें V सीधा सीधा निर्भर करेगा किस बात पर, I पर। तो फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, IR। ये तो है ओम का नियम। अब यहां से एक चीज अपने को पता लग रही है, एक तो देखो V बराबर ये समीकरण और एक V बराबर ये समीकरण। अगर इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो फिर यहां से आपको प्रतिरोध का वास्तविक मान मिल जाएगा। और वो क्या है देखें, तो यहां से प्रतिरोध R का वास्तविक मान की रियल में उसकी वैल्यू होती क्या है, तो प्रतिरोध का वास्तविक मान R की जगह क्या लिखा हुआ है, ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। और यही चीज बराबर होती है किसके, V अपॉन I के। तो प्रतिरोध R का मान जो होता है वो होता है ml अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। और ये चीज किसके इक्वल हो गई, V अपॉन I के। तो ये तो था ओम का नियम, ऐसे ये व्युत्पन्न हुआ और यहां से ये हमने कर्व देखे। अब इसके बाद में अपन पहले दो डिवाइसेस की बात करेंगे, एक होती हैं ओमीय युक्तियां, एक होती हैं अनोमीय युक्तियां। वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं वो तो ओमीय, और जो नहीं करती वो अनोमीय युक्तियां। तो देखो उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अपने से पूछे जाते हैं। तो वो किस तरीके से अपने को करने हैं देखो उसके बाद अपन बात करते हैं, दो डेफिनेशन है वो एग्जाम में आती हैं, एक ओमीय युक्तियां, एक अनोमीय युक्तियां। ओमीय युक्तियां कौन सी, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात उनके लिए V और I के बीच का जो वक्र है वो कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। भाई अब तक ये तो हमने देखा कि अगर V और I के बीच में यदि हम कर्व ड्रॉ करते हैं, यदि हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ कैसा आता है, एक सरल रेखा में आता है। तो जिसके लिए ये चीज प्राप्त होती है वो कौन सी होती हैं, ओमीय युक्तियां। अब एग्जाम्पल यदि देखें तो जितनी भी सारी धातु होती हैं, सभी धातुएं, सभी जो धातु होती हैं, मेटल होती हैं, वो सारी की सारी ओमीय युक्तियां होती हैं, वो ओम के नियम का पालन करती हैं। बट एक निश्चित सीमा तक जितनी भी सारी धातु होती है वो एक निश्चित सीमा तक ओम के नियम का पालन करती हैं, उसके बाद में नहीं। यानी ओम का जो नियम है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, वो भी कहीं पर जाकर फेल हो जाता है। कहाँ हो जाता है, पहला देखो कि सबसे पहली चीज, अगर मैं एक डिवाइस के लिए V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं तो अपने को पता है ऐसा आएगा, लेकिन वो भी एक निश्चित मान तक। अगर किसी चालक पदार्थ के लिए भी यदि हम V और I के बीच में ग्राफ देखें तो आएगा तो शुरुआत में तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, आगे जाकर और थोड़ा सा वो ग्राफ अरेखीय हो जाता है। उसको जाना कैसा चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन एक निश्चित मान के बाद वो ग्राफ कैसा हो जाता है, अरेखिक हो जाता है।
अब ऐसा क्यों हुआ? ये धातु की बात कर रहा हूं और ओम ये युक्ति की ही बात कर रहा हूं, तो उसके लिए भी ओम का नियम यहां आके थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों हो गया बच्चों? बिकॉज ये वर्क करता है प्रतिरोध आर पर, कि जब हम उस चालक तार में धारा प्रवाहित करवाते रहेंगे तो धारा जब तक कम रहेगी, धारा का मान जब तक कम रहेगा तब तक तो तार इतना गर्म नहीं होगा। लेकिन जब तार में जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा, तार है वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, तार का तापमान बढ़ता जाएगा। और तार का तापमान यदि चेंज होता है तो बच्चों उस तार का प्रतिरोध चेंज हो जाता है। और अगर आर बदल गया, पहले तो क्या था, कांस्टेंट तो था V/I, और एक निश्चित मान के बाद उसका प्रतिरोध चेंज हो जाता है, उसके कारण V और I के बीच में जो कर्व है वो क्या हो जाता है, अरेखिक हो जाता है। एक तो यहां ओम का नियम है वो फेल हो जाता है। सेकंड, जो ओम के नियम की जो सीमा आती है उसको देखें एक बार, देखो। अब मैं बात कर रहा हूं किसी भी एक चालक तार की, ये एक तार है भाई, और इस तार को मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, और मैं कह रहा हूं इस तार में अभी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। क्लियर? कि इसको V ले रहा हूं या मैं I ले रहा हूं, कि जब मेरा विभवांतर 10 वोल्ट है उस समय धारा कितनी है बच्चों, 2 एम्पियर है। तो पॉइंट कहां मिला मेरे को, यहां पे। ठीक है, ये वाला जो कर्व है वो कैसा हो गया, ऐसे। अब यदि मैं बैटरी को उल्टा जोड़ दूं, अगर इस बैटरी को उल्टा जोड़ दें और इस बैटरी को यदि मैं ऐसे जोड़ दूं, माइनस प्लस 10 वोल्ट की बैटरी है, और उल्टा जोड़ने के बाद में अब धारा देखो, धारा की दिशा चेंज होगी। तो धारा की दिशा चेंज होगी तो मेरा प्रश्न यह है, क्या धारा का परिमाण भी बदलेगा? जब बैटरी सीधी जुड़ी हुई थी तब 2 एम्पियर की धारा थी, मैंने बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, तो जैसे ही बैटरी को उल्टा जोड़ा तो प्रश्न यह है कि क्या अब धारा का मान बदलेगा? अगर वो चालक है तो नहीं बदलेगा, कि 10 पर 2 एम्पियर, तो इधर जब माइनस में हम विभव कर रहे हैं -10 वोल्ट, तो उस समय भी धारा 2 एम्पियर ही, हाँ वो डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए नीचे की ओर आ गया, तो तब भी धारा अपने को इतनी मिलनी चाहिए थी, तो कर्व है वो ऐसा होना चाहिए था। यानी बिल्कुल ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। ऐसा होता है किसके लिए, धातुओं के लिए, बट ऐसा नहीं होता किसके लिए, अर्धचालक पदार्थों के लिए। अगर मैं किसी अर्धचालक युक्ति के लिए काम में लूं, जो कि एक अनोमी युक्ति है, उदाहरण के लिए डायोड, सेकंड फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन इसको। डायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करवाता है, और जब डायोड के लिए हम ग्राफ खींचते हैं तो वो 2 बायस में काम करता है, एक अग्र बायस में, एक पश्च बायस में, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज VF और ये रिवर्स बायस का वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस की करंट, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज VF, फॉरवर्ड बायस की करंट IF। ये होती है मिली एम्पियर में और ये होता है वोल्ट में। और अगर बायस में जो डायोड होता है उसका जो कर्व होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। पहली चीज तो अनोमी युक्ति होगी डायोड, क्यों? क्योंकि V और I के बीच में वक्र एक सरल रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरी चीज, पश्च बायस में जब इसी डायोड का जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो बच्चों ये ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलता है। ये है वोल्ट, इधर वोल्ट, और इधर कौन विभव हो गए, कौन से बायस का, रिवर्स बायस का VR। ये रिवर्स बायस की करंट हो गई IR। ये मापी जाती है किसमें, माइक्रो एम्पियर में। अगर बायस में डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है, लगभग सिलिकॉन की बात करूं तो 0.7 वोल्ट पर उसमें धारा तेजी से बढ़ने लग जाती है, और जब रिवर्स बायस की बात करते हैं तो यही घटना लगभग 10 वोल्ट के आसपास होती है। अब बताइए, क्या अगर बायस में धारा सेम वोल्टेज पे, जैसे यहां 0.7 पे देखो धारा कितनी आ रही है, मिली एम्पियर में है, यहां 0.7 वोल्ट पे तो धारा का मान लगभग 0 है। वैसे भी माइक्रो में बहुत कम है और 0.7 पे तो लगभग 0 है। कहने का मतलब अगर बायस में जिस वोल्टेज पे जितनी धारा है वही धारा पश्च बायस में उस वोल्टेज पे अपने को नहीं मिलती, तो अर्धचालक पदार्थों के लिए ओम का नियम यहां फेल हो जाता है। क्लियर? पहली सीमा तो वो हो गई थी कि ग्राफ अरेखिक हो गया, दूसरी सीमा ये होगी, हालांकि ये पहले था अपने सिलेबस में, अब हटा दिया है। और तीसरी ओर देख लें एक बार, कुछ ऐसी डिवाइस भी होती हैं जिनके लिए V और I के बीच में वक्र ऐसा प्राप्त होता है बच्चों। अब देखो, यहां से लेके यहां तक तो ठीक था भाई,
यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे v बढ़ रहा था वैसे वैसे i का मान बढ़ रहा था, क्लियर था। अब देखो यहां से लेके और इस वाले भाग में देखो बच्चों, जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा घट रही है, धारा घट रही है, मतलब इस वाले रीजन में r का मान कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन ओम युक्तियों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे i का मान कम हो रहा है, घट रहा है, तो यहां पर भी ओम का नियम है वो फेल हो जाता है। तो समझ में आया? ओम युक्तियां कौन सी हैं? वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, जिनके लिए v और i के बीच में वक्र कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इनके लिए ग्राफ v और i के बीच में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अपने को मिलता है। तो वो तो कौन सी होगी? ओमी युक्तियां। एग्जाम्पल क्या हो गया? जितनी भी सारी धातु होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो सारी की सारी ओमी युक्तियां होती हैं। हालांकि कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैंने आपको बताई दी। फिर आती हैं अनोमी युक्तियां। वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके लिए v और i के बीच में वक्र एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर किसी अन्य वक्र के रूप में प्राप्त होता है, उन युक्तियों को हम कहते हैं अनोमीय युक्ति। जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, बल्ब का तंतु, बल्ब फिलामेंट जो होता है वो, थर्मिस्टर, एक वायु विसर्जन नलिका या गैस विसर्जन नलिका। तो ये कुछ ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके लिए v और i के बीच में वक्र एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर किसी अन्य वक्र के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अगर बात करें डायोड की, तो डायोड का कर्व मैंने अभी आपको बताया कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस करंट, रिवर्स बायस वोल्टेज VR और रिवर्स बायस करंट IR, और इसका कर्व जो हमें इस तरीके का प्राप्त होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब डायोड क्या हो गया बच्चों? एक अनोमी युक्ति हो गया। सेकंड, अगर मैं बात करूं फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब के तंतु की, तो बल्ब का जो तंतु होता है उसके लिए v और i के बीच में जो वक्र होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है, जो कि एक सरल रेखा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? एक अनोमी युक्ति हो गई। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर के लिए ये वक्र कई अलग अलग तरीके से खींचे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर इनपुट की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो अलग अलग वक्र हैं वो खींचे जाते हैं। जैसे इनपुट वाले जो वक्र होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और अगर आउटपुट वाले वक्र देखें v और i के बीच में कर्व, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि सरल रेखाएं नहीं हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी हो गई? अनोमी युक्तियां हो गई। ऐसे ही थर्मिस्टर का ग्राफ अपने को मिलता है, ऐसे ही विसर्जन नलिका है उसका अपने को ग्राफ मिलता है। तो वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात जिनके लिए v और i के बीच में वक्र एक सरल रेखा प्राप्त ना होकर किसी अन्य वक्र के रूप में प्राप्त होता है, उनको हम कहते हैं अनोमी युक्तियां। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।